ना हो रहा। नेट आया? हाँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेट खत्म हो चुका था, खत्म नहीं, बंद हो गया था। चलिए, तो 13 नंबर चैप्टर को बाद में देखेंगे, सीधे आते हैं 15 पर। और चैप्टर का नाम क्या है? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति, और इवोल्यूशन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विकास। इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? क्रम विकास। तो सबसे पहले इस चैप्टर में यह समझना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर, और फिर इतने सारे जीवन का विकास कैसे हुआ पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ही जीवन है। तो जो दो चीजों को हमें समझना है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आज जो हम पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव जंतु को देखते हैं, और शुरुआती दौर में ही हमको पता चला था कि 1.8 मिलियन सजीवों की जातियां का तो सिर्फ पता लगाया गया है, बाकी कईयों का भी पता लगाया जाना बाकी है। तो पृथ्वी पर इतने अधिक संख्या में जो सजीवों की जातियां हैं, ये सभी अचानक विकसित नहीं हुए हैं पृथ्वी पर। ये क्रमिक रूप से विकसित हुए, एक एक करके विकसित हुए हैं। और इतनी सारी जातियां सजीवों की जो एक एक करके विकसित हुए हैं, तो कोई तो होगा जो उसमें पहला होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई होगा जो पहली बार पृथ्वी पर जन्म लिए होंगे। तो सबसे पहले यही समझना है कि वो पहला जीव कौन था, अर्थात लाइफ, जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई कैसे। और जब जीवन की उत्पत्ति हो गई दोस्तों, तो तब एक एक करके जीवों का क्या होता चला गया? विकास होता चला गया। एक एक करके जीवों का होने वाले विकास को क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इस पृथ्वी पर। तो जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में कई सारे सिद्धांत हैं। हालांकि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी वैज्ञानिकों को नहीं मिला है जिस पर पक्के तौर पर यकीन किया जा सके कि हां, इसी तरह पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी वैज्ञानिक प्रमाण हैं, वो कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई अभी भी एक रहस्यमय विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी जो अभी के समय में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कुछ हद तक ये क्लियर करने में सक्षम हुआ है कि आखिर जीवन की उत्पत्ति इसी तरह पृथ्वी पर हुई होगी। अब जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उसमें सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे पहला और सबसे पुराना सिद्धांत है, वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः जन्म, या जनन भी कहते हैं, स्वतः जन्म का सिद्धांत। स्वतः जन्म का सिद्धांत। अब जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, यह थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी है। और यह थ्योरी सबसे पुरानी जो सभ्यता है, और सबसे पुरानी सभ्यता किसे मानी जाती है?
मिस्र की सभ्यता को मानी जाती है सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, यह मिस्र की सभ्यता की ही देन है। वहीं से ही यह सिद्धांत का प्रचलन हुआ और यह सिद्धांत के अनुसार कि पहली बार जीवन की उत्पत्ति जो है, पहली बार जीवन की तो उत्पत्ति जो है वह किसी निर्जीव पदार्थों से अपने आप हो गई। ठीक है, निर्जीव पदार्थों से अपने आप हो गई, यही कहता है स्वतः जन्म का सिद्धांत। इसी सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि जब नील नदी सूख जाता है तो नील नदी के सूखने से जो कीचड़ बचता है, उसी कीचड़ से मछली पैदा होते हैं, मगरमच्छ पैदा होते हैं, घड़ियाल पैदा होते हैं। यही बात कहा गया इसमें, किसमें? स्वतः जन्म की सिद्धांत। तो स्वतः जन्म का सिद्धांत जो मिस्र की सभ्यता की देन है, जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पुराना सिद्धांत है और सबसे पहला सिद्धांत है, इसके अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वतः ही किसी निर्जीव पदार्थों से हो गई, स्वतः अपने आप हो गई, यह कहता है। इस सिद्धांत का मानना है कि जो तितलियां हैं, तितलियां वो चीनी से उत्पन्न होती है, जो मक्खियां हैं वो छेना से उत्पन्न होती है, मछली घड़ियाल जो है वो नील नदी के सूख जाने से जो कीचड़ बचता है उससे होती है। यानी तरह तरह की भ्रांतियां वाला बात इस सिद्धांत में है और यह सिद्धांत आजकल पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। इस सिद्धांत का कोई अता पता नहीं है। तो स्वतः जन्म का सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है और इसको गलत करने में सबसे पहला योगदान था फ्रांसिस्को रेडी का। किसका? फ्रांसिस्को रेडी का। उसके बाद लुई पाश्चर जीर्णो किण्वन विधि की खोज की थी, फर्मेंटेशन विधि की खोज की थी लुई पाश्चर। तो फ्रांसिस्को रेडी और लुई पाश्चर जो है, फ्रांसिस्को रेडी और लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग के आधार पर पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः ही निर्जीव पदार्थों से नहीं हुई, कई तरह की परिस्थितियां उस पर लागू हुई थी, तब जाकर जीवन की उत्पत्ति हो गई। यानी कि इन सिद्धांत में जितनी भी बात थी जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, उन सभी बातों को एक एक करके फ्रांसिस्को रेडी और लुई पाश्चर ने गलत साबित कर दिया और वर्तमान में यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। बस इतना याद रखना है कि स्वतः जन्म का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मिस्र की सभ्यता की देन है जो अब पूरी तरह से गलत साबित हो गया। काफी दिनों तक यह धारणा बनी हुई थी कि नहीं, यह सिद्धांत सही है, लेकिन फ्रांसिस्को रेडी और लुई पाश्चर ने पूरी तरह से अपने प्रयोगों के आधार पर इसे गलत साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस तरह जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है जिस तरह की बात स्वतः जन्म के सिद्धांत में कहा गया। सारे बात आश्चर्यजनक थे इसमें। अब कीचड़ से कहीं मछली पैदा हो सकता है, यही बात कहा गया था। जीवन की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मिस्र की सभ्यता वाला सिद्धांत तो पूरी तरह से गलत साबित हो ही गया। किसने गलत साबित किया था? पहले फ्रांसिस्को रेडी ने, उसके बाद लुई पाश्चर। पहले फ्रांसिस्को रेडी ने, उसके बाद लुई पाश्चर। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, यह जो थ्योरी है ये एक धार्मिक सिद्धांत है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? धार्मिक सिद्धांत है। कोई भी धर्म क्यों ना हो इस पृथ्वी पर का, हर धर्म में एक ईश्वर है और हर धर्म के लोगों को मानना है कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है, यह थ्योरी एक धार्मिक विचार है। हर लोगों का कोई ना कोई धर्म है, उसमें कोई ना कोई ईश्वर है और उसी ईश्वर पर लोगों को अटूट विश्वास है कि इसी ईश्वर के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई है। अब इस धार्मिक सिद्धांत का तो कोई वैज्ञानिक मान्यता है नहीं कि किस तरह से ईश्वर जीवन की उत्पत्ति किए होंगे या कौन कौन सी परिस्थिति बनाए होंगे।
तो धार्मिक सिद्धांत जो है, हर धर्म की जो मान्यता है कि उनके जो अलौकिक ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उन्होंने ही जीवन को उत्पन्न किया इस पृथ्वी पर, तो वो धार्मिक मान्यता है, लोगों की आस्था है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य कहीं पर है ही नहीं। तो इस तरह से ये थ्योरी को भी आप कहिएगा कि विज्ञान में मान्यता हम दे, तो ऐसा संभव है नहीं। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो वैज्ञानिक तथ्य, पहला वैज्ञानिक तथ्य आया, ये दोनों तथ्य तो बेकार के हैं, ठीक है, अब इस पर कोई मान्यता नहीं, अब इसकी कोई उपलब्धि रह नहीं गई है, बिल्कुल इस तरह खत्म हो गया है। लेकिन हम पढ़े इसलिए क्योंकि शुरुआत में जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में यही बातें चल रही थी। तीसरा पर आइए, तीसरा है हेल्डेन ओपिनियन, यानी हेल्डेन का मत। हेल्डेन वैज्ञानिक का नाम है, हेल्डेन वैज्ञानिक का नाम है, और जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में पहला वैज्ञानिक साक्ष्य जो पेश किया वह हेल्डेन ने ही किया। पहला वैज्ञानिक साक्ष्य जो पेश किया हेल्डेन ने ही किया, और हेल्डेन की बातों में दम है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में हेल्डेन ने जो बात बताई है वो बात काफी मानने योग्य बात है, और वैज्ञानिक इस बात को काफी ज्यादा मान्यता दिए भी हैं। अब हेल्डेन के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हेल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हेल्डेन का मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थे, अमोनिया मौजूद थे, जलवाष्प मौजूद थे। क्या मौजूद थे? ये सब मौजूद थे पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में ये सब तत्व मौजूद थे, और ये आपस में अभिक्रिया किए। आपस में क्या किए दोस्तों? अभिक्रिया किए। और अभिक्रिया यानी रिएक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हेल्डेन का कहना है कि उस समय कोई ओजोन परत थी नहीं वायुमंडल में, इसीलिए पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी के सतह पर आते थे, ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी पृथ्वी पर। आज जो ओजोन परत है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकते हैं, यह पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं था कि ओजोन परत का निर्माण होता। तो हेल्डेन का कहना है कि शुरुआती वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जलवाष्प मौजूद थे। ये तीनों कार्बनिक पदार्थ, ये तीनों पदार्थ, इसमें एक कार्बनिक नहीं है, ये तीनों पदार्थ आपस में रिएक्शन किए। रिएक्शन के लिए ऊर्जा कौन सा आया, तो हेल्डेन का कहना है कि ऊर्जा तो पराबैंगनी किरणों से इतनी आ रही थी कि कोई कमी नहीं थी। और ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किए, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आप जानते हैं प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, ठीक है ना, ठीक है, शुगर का निर्माण हुआ होगा, फैट्स का निर्माण हुआ होगा, यानी कई कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुए इन सब के द्वारा। फिर ये सब का जब निर्माण हो गया, ये किसी न किसी तरह समुद्र में पहुंच गए होंगे, किसी न किसी तरह समुद्र में पहुंच गए होंगे, और ये सब मिल करके ही दोस्तों, मिल करके ही धीरे 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 किसका निर्माण किया? सेल का निर्माण किया, और सेल का निर्माण होते ही क्या हो गई? जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो हेल्डेन का जो यह बात है, यह बात मानने योग्य है, और यह बात प्रमाणित अब हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जलवाष्प और कुछ अन्य यौगिक आपस में अभिक्रिया करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जैसे कंपाउंड निर्मित कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज निर्मित हो गया तो निश्चित तौर पर ही क्या भी बन गए होंगे, क्योंकि हम जो सेल पढ़े हुए हैं, तो सेल यानी कि कोशिका, जो सजीवों के जीवन, सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका इसी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से न बना हुआ है, और इसका जब निर्माण हो गया तो स्वतः ही कोशिका का निर्माण हो गया, और कोशिका का निर्माण हो गया तो जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो हेल्डेन का जो मत है जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में, पहला वैज्ञानिक मत है हेल्डेन का। और हेल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई आपके सामने में है। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो है ओपेरिन का, ठीक है, ओपेरिन का, ओपेरिन कॉन्सेप्शन,
ओपेरिन का मत। ओपेरिन रूस के वैज्ञानिक थे और इनकी पुस्तक एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके पुस्तक का नाम ही है क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसकी पुस्तक की नाम ही क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। और कई बार यही प्रश्न आया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ओपेरिन है। ओपेरिन का जो सिद्धांत है जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में, वो हेल्डेन के तरह ही है। यानी ओपेरिन का भी मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में कुछ कंपाउंड थे, जो कंपाउंड किसी न किसी तरह समुद्र में गए, समुद्र में जाकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर वो सब मिलकर कोशिका बना और कोशिका बनते ही जीवन की क्या हो चुकी है? उत्पत्ति हो चुकी। यानी कि जो बात हेल्डेन ने कही है उसको और अधिक स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। कौन? ओपेरिन। और ओपेरिन जीवन के उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए ही यह पुस्तक लिखी है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में बिल्कुल इसी बात की जिक्र हुई है कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और ओपेरिन का भी मत हेल्डेन से काफी मिलता जुलता है। जो बात हेल्डेन ने कही है उसको भी और विस्तार पूर्वक कहने का प्रयास कौन किया है? ओपेरिन ने किया। आप पढ़िए ओपेरिन और हेल्डेन के बात को पढ़िए एक बार, देखिए थोड़ा बहुत ही अंतर है उनके बातों पर। तब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पर आएंगे दोस्तों। चलिए, ऑनलाइन वाले को अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। स्केलेटन सिस्टम आ रहे हैं दोस्तों, स्केलेटन पर आएंगे। क्लियर है? देख लिए ना। सिर्फ हेल्डेन का कहना है, हेल्डेन का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जलवाष्प, ये सब अभिक्रिया करके प्रोटीन, शुगर और फैट्स बनाए और ये सब किसी न किसी तरह समुद्र में पहुंच गए और उसके बाद समुद्र में किसकी उत्पत्ति होगी? सेल की उत्पत्ति होगी। ओपेरिन का कहना है कि ये जो प्रोटीन, शुगर, फैट्स है ये समुद्र में ही बने। हेल्डेन और ओपेरिन में बस इतना ही अंतर है। ओपेरिन का कहना ये सब वायुमंडल में थे, वायुमंडल में ही अभिक्रिया होकर के ये सब यौगिकों का निर्माण हुआ और फिर ये सब चले गए कहां? समुद्र में। लेकिन ओपेरिन का कहना है कि ये सब चीज, ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये समुद्र में ही निर्मित हुए और समुद्र में ही सेल का विकास हुआ और जीवन की क्या हो गई? उत्पत्ति। यानी कि थोड़े बहुत का ही अंतर है हेल्डेन ओपेरिन में। लेकिन जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हेल्डेन का मत आए या ओपेरिन का मत आए या दोनों आ जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो किसका है? ओपेरिन है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरिन के पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब आइए दोस्तों मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये क्या बताता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? एक तो हेल्डेन ओपिनियन का मत देख ही लिए हैं जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में। अब ध्यान दीजिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में है यह किसी एक वैज्ञानिक का नहीं है। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, जिसमें हेल्डेन और ओपेरिन सबसे प्रमुख हैं।
और जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत है, सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक कर दिया गया और सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों को मिलाकर जो एक किया गया है, उसी से कॉन्सेप्ट विकसित, उसी से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, उसी का नाम दिया गया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो आधुनिक सिद्धांत है, यह कोई एक वैज्ञानिक का सिद्धांत नहीं है, बल्कि जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत थे, मान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है, सबको सम्मिलित करके एक सिद्धांत के रूप में पेश किया गया है, जिसका नाम पड़ गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में किन किन वैज्ञानिक का है, तो हेल्डेन और ओपेरिन का तो है ही, क्योंकि सबसे मजबूत वैज्ञानिक तथ्य जो है जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में, वो हेल्डेन का ही है, ओपेरिन का है। इसके बाद हेल्डेन है, ओपेरिन है, सिडने फॉक्स है, हेराल्ड यूरे है, मिलर है। इन सब वैज्ञानिकों के सिद्धांत को मिलाकर के एक सिद्धांत बनाया गया। हेल्डेन, ओपेरिन, एस्टेनले, मिरल, हेराल्ड यूरे और सिडने फॉक्स, ये सबसे प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांतों को एक बना करके जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनाया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको हम क्रमिक रूप से बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जीवन की उत्पत्ति से पहले लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी को ही बनने में लगा। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले जीवन के उत्पत्ति के लिए पृथ्वी का बन जाना आवश्यक था, और पृथ्वी को ही बनने में लाखों करोड़ों वर्ष कैसे लगे, लाखों करोड़ों वर्ष लगे। अब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यह ज्योग्राफी का विषय है, निश्चित तौर पर आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा। हम बात वहां से कर रहे हैं जब पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब एक एक करके समझिए। सबसे पहले शुरुआती वातावरण में, ठीक है, पृथ्वी का जो आदि वातावरण था, आदि का मतलब पुराना होता है, प्रिमिटिव, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। पृथ्वी का जो आदि वातावरण था, यानी कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसमें सबसे ज्यादा क्या था, हाइड्रोजन था। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन था, उसके अलावे ऑक्सीजन भी था, उसके अलावे कार्बन भी था, उसके अलावे नाइट्रोजन भी था। यह वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी की जो शुरुआती वातावरण था, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब मौजूद थे, सबसे शुरुआती वातावरण। और उस समय यह गैस के रूप में मौजूद नहीं थी। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि इसके जो अणु थे वो भी परमाणुओं में टूटे थे, और परमाणु छिन्न भिन्न थे। बहुत गर्म होने के बाद जो है ना, पदार्थ प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। किसको? प्लाज्मा अवस्था को। ध्यान रखिएगा, यह ऑक्सीजन शुरुआती वातावरण में था। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में, जीवन के उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी अपने निर्माण के क्रम में, शुरुआती क्रम में बहुत गर्म था, बहुत गर्म। और उसके जो वातावरण थे उस समय, उसमें हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, कार्बन थे और नाइट्रोजन थे। और हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का आदि वातावरण जो था वह रिड्यूसिंग था। क्या था दोस्तों? रिड्यूसिंग था। यानी अवकारक के तरह व्यवहार करने वाला था। किसके तरह? आजकल के वातावरण में ऑक्सीजन है, आजकल का वातावरण ऑक्सीकारक की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन शुरुआती वातावरण कैसा था? अवकारक था।
तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उस पृथ्वी के आदि वातावरण में हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, कार्बन थे और नाइट्रोजन थे। और पृथ्वी का आदि वातावरण किस तरह का व्यवहार करने वाले थे? अवकारक की तरह व्यवहार करने वाले थे, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करने वाले थे। क्लियर हो गया? उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि किसी भी तत्व में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन बहुत ही क्रियाशील तत्व है। एक बात पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है, लेकिन वर्तमान का क्यों नहीं कहलाता है? वर्तमान का ईंधन इसलिए नहीं कहलाता कि हाइड्रोजन इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि उसके भंडारण की बहुत बड़ी एक समस्या है जिसका वर्तमान में निदान नहीं हो सका है। इसीलिए हाइड्रोजन वर्तमान में ईंधन के रूप में उतने व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में जो भारी मात्रा में हाइड्रोजन था, यह बहुत ज्यादा क्रियाशील था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। अब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण यह रिएक्शन कर रहा था। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल बनाया होगा, हाइड्रोजन जो है कार्बन से रिएक्शन करके मेथेन बनाया होगा, हाइड्रोजन जो है वह नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाया होगा। और रिएक्शन क्यों किया होगा? तो ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये चुप नहीं बैठ सकता है हाइड्रोजन। तो वैज्ञानिकों का यही मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद थे और उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल बनाया, हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्शन करके मेथेन बनाया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाया। लेकिन इतने चीज बन जाने के बाद दोस्तों, इतने चीज बन जाने के बाद भी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी, पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी कि ये सब जैसे जल जो है आपको द्रव्य के रूप में न रहकर एकदम गैसीय अवस्था में थे, जलवाष्प के रूप में थे। मेथेन भी बना तो ये भी एकदम गैसीय रूप में थे, प्लाज्मा अवस्था में थे। अमोनिया में ये इतनी गर्म थी पृथ्वी की कोई भी जो है अपने जिस फॉर्म में आज हम देख रहे, जैसे अमोनिया एक द्रव्य की तरह होता है, लिक्विड है अमोनिया। लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल में बना तो ये लिक्विड के नहीं था, सब कुछ गैसीय अवस्था में था, सब कुछ। ये जल भी गैसीय अवस्था में था, ये अमोनिया भी गैसीय अवस्था में था और मेथेन तो गैसीय अवस्था में रहते ही है। तो पृथ्वी के बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद, ये सब चीज बनने के बाद भी ये सब चीज किस अवस्था में था? गैसीय अवस्था में था। ये सब किस अवस्था में था? गैसीय अवस्था में था, पूरा गैसीय अवस्था में था। तो पहला स्टेप समझे जीवन के उत्पत्ति के मार्ग में। सबसे पहले क्या था कि पृथ्वी के आदि वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन मौजूद थे। और पृथ्वी का आदि वातावरण कैसा था? अवकारक था। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व होने के कारण यह हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया, कार्बन से अभिक्रिया करके मेथेन बनाया, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया। और यह सब बनने के बाद भी हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी कि ये सब किस अवस्था में थे? गैसीय अवस्था में थे। ये सब किस अवस्था में थे? गैसीय अवस्था में थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप समझ गए ना? उसके बाद अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया बन गया, मेथेन और जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प की आपस में अभिक्रिया शुरू हुई। आपस में अभिक्रिया शुरू हुई। अमोनिया, मेथेन और जल की आपस में अभिक्रिया शुरू हो जाने से सबसे पहले 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। कितने? 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। और 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन बना? तो पहला बना क्या? शुगर बना। पहला क्या बना? शुगर बना। उसके बाद फैटी एसिड,
फैटी एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल, उसके बाद अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, उसके बाद प्यूरिन, और छठा क्या हुआ? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन। हवा आ रहा है। ओ, हम कल हवा का बन गया। चलिए चलिए, हवा आ रहा है, जवान आदमी है, थमिए हवा को, ठीक है। हाँ हाँ, हवा से किसको दिक्कत है? एकदम दादी बाबा टाइप लोग को दिक्कत है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। अरे बोले, हम बोले थे पर्दा लगाने के लिए, खिड़की का पर्दा लगाया है, ठीक है। यही पर्दा, ये तो फैंसी पर्दा है जी। है, वहां पर्दा लगाइए ऐसा कि हवा ना आए, ठीक है। हाँ, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम कल बदलवा देते हैं। इसको पैक करना होगा, नहीं, इसको पैक कर देंगे। ये पर्दा खोल कर रख दीजिएगा, हम अपने घर में लगा लेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, तीसरा स्टेप है जीवन की उत्पत्ति का। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, एकदम स्टेप स्टेप चल रहे ताकि तुरंत एकदम क्लियर कट समझ में आए। मेथेन, अमोनिया और जलवाष्प की आपस में अभिक्रिया हुई, जिससे शुरुआत में 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। अब अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है, तो ऊर्जा पराबैंगनी किरणों से आ रही थी। और ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो शुरुआत में ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं वह बृहद स्तर पर हो रहा था, और बृहद स्तर पर ज्वालामुखी घटनाएं पृथ्वी पर होने के कारण उससे भी ढेर सारे ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, और वो भी ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में ही पहुंच रहे थे। तो इन तीनों के रिएक्शन करने के लिए ऊर्जा कहां से मिली? तो ऊर्जा पराबैंगनी किरणों से डायरेक्ट आ रहा था, और तीसरा जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के लगातार घटने के कारण उससे भी बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही थी। तो इस तरह 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप समझ रहे हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। प्यूरिन भी 2 टाइप के होते हैं, पिरिमिडिन भी 2 टाइप के होते हैं। जब डीएनए पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ सबसे पहले। और इन 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोटोबायोंट कहा जाता है, पूर्वजीवी यौगिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वजीवी यौगिक। यानी पूर्वजीवी यौगिकों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और ये कौन कौन थे? क्लियर हो गया? अब कहिए, अब ध्यान दीजिए, अब कहिएगा कि अमोनिया, मेथेन और जलवाष्प की अभिक्रिया होने से यही 6 यौगिक का निर्माण होगा। यह कैसे संभव है? यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि इनके अभिक्रियाओं से यही बनेगा, इनके अभिक्रियाओं से यही बनेगा? तो एक वैज्ञानिक थे एस.एल. मिलर। क्या नाम थे? एस.एल. मिलर। एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि इन यौगिकों के आपस में अभिक्रिया होने से इन यौगिकों का निर्माण हो सकता है। यानी कि जब वैज्ञानिक ने यह बताया कि अमोनिया, मेथेन और जलवाष्प की आपस में अभिक्रिया होने से शुरुआत में ये 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि इन सब यौगिकों के आपस में अभिक्रिया होने से यही 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। तो एस.एल. मिलर, क्या नाम थे? एस.एल. मिलर। एस.एल. मिलर ने यह साबित कर दिया अपने प्रयोगों के आधार पर कि अमोनिया, मेथेन, जलवाष्प और
हाइड्रोजन के आपस में अभिक्रिया होने से इन यौगिकों का निर्माण हो सकता है। तो जो कंफ्यूजन थी, जो भी इस पर प्रश्न चिन्ह उठा, उसको एसएल मिलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर खारिज कर दिया। यानी कि अमोनिया, मेथेन, जलवाष्प और पृथ्वी के पुराने वायुमंडल में जो हाइड्रोजन विपुल मात्रा में पाए जाते थे, आज भी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है। तो उनके आपसी अभिक्रिया होने पर इन 6 कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसएल मिलर ने इसे पूरी तरह से साबित कर चुके। क्लियर हो गया? तो इस तरह सबसे पहले 6 यौगिकों का निर्माण हुआ। ये 6 यौगिक कौन कौन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, एक कंफ्यूजन यहां पर है कि रिड्यूसिंग क्या है, अबकारक क्या है। अबकारक वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का अबकरण करा दे, या कहिए कि हाइड्रोजन एक ऐसे पदार्थ है जो अबकारक के भांति व्यवहार करते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला स्टेप में क्या देखें कि पृथ्वी के वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन था। ये आपस में अभिक्रिया करके जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया बनाया। उसके बाद अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प की आपस में अभिक्रिया होने से कितने कार्बनिक यौगिक? 6 कार्बनिक यौगिक। चौथा स्टेप पर जब 6 कार्बनिक यौगिक बना, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा भी हो रहा था। शुरुआत में तो पृथ्वी बहुत गर्म था, इतने गर्म था कि ये 6 यौगिक भी छिन्न भिन्न अवस्था में पड़े हुए थे वायुमंडल में। तो उसके बाद पृथ्वी ठंडा होता गया, यह निर्माण भी चलता रहा, 6 कार्बनिक यौगिक भी बनते रहे और इसके साथ साथ पृथ्वी क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। पृथ्वी जैसे ही ठंडा होते गया, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिससे जलवाष्प जो भारी मात्रा में बन चुका था, जलवाष्प तो भारी मात्रा में बन चुका था, लाखों वर्षों तक जलवाष्प बनते रहा पृथ्वी पर। ठीक है, वो जो अभिक्रिया जितनी हम बताए आपको, अभिक्रिया तो लाखों वर्षों तक चला, इसलिए पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारे जलवाष्प थे। और पृथ्वी धीरे धीरे जब ठंडा हुआ तो उसके कारण जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प जल में परिवर्तित हुआ, जलवाष्प जल में परिवर्तित हुआ और इसके बाद वर्षा शुरू हो गई। क्लियर हुआ? 6 कार्बनिक यौगिक बनकर रेडी है और उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा भी होता गया। और जैसे ठंडा हुआ, जलवाष्प क्या बन गया? जल जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही जलवाष्प ठंडा होकर जल बना, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। इतना पानी था वातावरण में कि लाखों वर्षों तक बारिश ही होता रहा। बारिश, हंसने वाली बात नहीं, सही अंदाजा है वैज्ञानिकों का। लंबे समय तक केवल बारिश और बारिश ही होती रही इस पृथ्वी पर। क्यों? तो लाखों वर्षों तक जो जलवाष्प पृथ्वी के वायुमंडल में बना था, अब वह पानी के रूप में बदल चुका है और इसीलिए लंबे समय तक पृथ्वी पर केवल बारिश। इतनी बारिश हो गई दोस्तों, इतनी बारिश हो गई कि पृथ्वी का 70% भाग पर पानी लग गया। बात को समझे कि ना? इतनी बारिश हुई कि पृथ्वी के 70% पर पानी आ गया। यानी कि अब इस पृथ्वी पर किसका निर्माण हो चुका है? किसका? समुद्र का निर्माण। तो
तो समुद्र का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, समुद्र का निर्माण जो हुआ है वो लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होने का परिणाम है। इतनी लंबी बारिश हुई कि समुद्र का निर्माण हो गया। अब पृथ्वी के वायुमंडल में जो 6 कार्बनिक यौगिक थे वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ गए वातावरण से और बह करके कहां चले गए? समुद्र में चले गए। यानी उसके बाद समुद्र का निर्माण हुआ, समुद्र का निर्माण हुआ तथा 6 कार्बनिक यौगिक, 6 कार्बनिक ही नहीं, 6 कार्बनिक यौगिक को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वजीवी। 6 पूर्वजीवी प्रोटोबॉयंट यौगिक समुद्र में पहुंच गए। समुद्र यानी कि कैसा माध्यम? जलीय माध्यम। समुद्र में पहुंच गए, ठीक है, समुद्र में पहुंच गए। अब समुद्र में जैसे ही वो 6 कार्बनिक यौगिक पहुंचे, उन 6 के बीच आपस में रिएक्शन शुरू हो गया। कहां पर? समुद्र में। समुद्र में जो दोस्तों अब पहुंच गया है 6 पूर्वजीवी यौगिक, वो अब और तेजी के साथ रिएक्शन करने लगे, क्योंकि जलीय माध्यम रिएक्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। पूरे केमिस्ट्री में अधिकांश रिएक्शन किस माध्यम में संपन्न होते हैं? जलीय माध्यम में संपन्न होते हैं अधिकांश रिएक्शन। देखिए, ठोस माध्यम के बीच रिएक्शन की बहुत कम संभावना होती है या होती नहीं है। जैसे 2 ठोस पदार्थ है, उसको सटा दीजिएगा, रिएक्शन होगा? नहीं होगा। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है तो जाकर रिएक्शन होगा। तो ठोस के बीच, ठोस माध्यम में रिएक्शन की गुंजाइश 9 के बराबर होती है। गैसीय माध्यम में रिएक्शन की गुंजाइश होती है, लेकिन वो केवल हम बंद बर्तन में ही करा सकते हैं, क्योंकि गैस के अणु बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। अगर आप गैस को आपस में सटाइएगा, वो रिएक्शन करने के अलावे, रिएक्शन करने के बजाय वो एक दूसरे को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो अभिक्रिया करने की जो सबसे उपयुक्त माध्यम होती है वो कौन होती है? जलीय माध्यम। अभिक्रिया करने की सबसे उपयुक्त माध्यम जो होता है वो कौन माध्यम होता है? अब समुद्र बन चुका है, पूरा समुद्र जलीय माध्यम है, उसमें 6 पूर्वजीवी पहुंच चुके हैं। अब समुद्र में एक नए सिरे से रिएक्शन का दौर स्टार्ट हो गया है, नए सिरे से रिएक्शन का दौर स्टार्ट हो चुका है। और समुद्र में जैसे ही नए सिरे से रिएक्शन का दौर स्टार्ट हुआ, तो अब क्या क्या हुआ दोस्तों? अब क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले शुगर जो था दोस्तों, शुगर जो था वो और कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने लगा। यानी शुगर से दोस्तों स्टार्च और ग्लाइकोजेन जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया समुद्र में। उसके बाद दोस्तों फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में अभिक्रिया करके फैट्स यानी किसका? वसा का निर्माण कर लिया। अमीनो एसिड जो है दोस्तों, अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लिया? प्रोटीन में। और ये सब हो रहा है कहां? समुद्र में। ये सब कहां पर हो रहा है? समुद्र में हो रहा है। उसके बाद प्यूरिन, उसके बाद प्यूरिन और दोस्तों पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है आपस में अभिक्रिया करके न्यूक्लियोटाइड बनाया। न्यूक्लियोटाइड फिर आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए का निर्माण किया। यानी कि अब समुद्र में कौन कौन से यौगिक बन चुके हैं? स्टार्च बन चुके हैं, ग्लाइकोजेन बन चुके हैं, फैट्स बन चुके हैं, प्रोटीन बन चुके हैं, डीएनए बन चुके हैं, आरएनए बन चुके हैं। और जब इतने चीज समुद्र में बन गया तो क्या लगता है कोशिका बनने में कोई लेट रहा है? लेट नहीं है। तो इस तरह से समुद्र में इन यौगिकों का निर्माण हुआ। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुगर सिंपल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। और हम भी जानते हैं कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आपस में जुड़ करके वसा का निर्माण कर सकते हैं। यह भी जानते हैं कि अमीनो एसिड के अणु जुड़ करके किसका निर्माण कर सकते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में जुड़ करके डीएनए और आरएनए का निर्माण कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक है नहीं।
शुरुआत में 6 कार्बनिक यौगिक बनने के बारे में शक था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मेथेन, कैसे मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प आपस में अभिक्रिया करके 6 कार्बनिक यौगिक बनाया। इस पर प्रश्न चिन्ह लगा, जिसको एस.एल. मिलर ने साबित किया। लेकिन इस पे तो कोई प्रश्न चिन्ह उठेगा नहीं। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन ही बनाएगा। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ यौगिक है। डीएनए, आरएनए किस तरह बने हुए हैं इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। प्यूरिन पिरिमिडीन से ही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से अब समुद्र में क्या क्या है? और सबसे खतरनाक चीज जो बन गया है वो क्या? डीएनए, आरएनए। ये आनुवंशिक पदार्थ है और इस डीएनए में इतना क्षमता है कि ये अपने जैसे अणु खुद बना सकते हैं। जैसे ही इतना चीज बन गया समुद्र में दोस्तों, जैसे ही इतना चीज जब समुद्र में बन गया, वैसे ही जीवन की उत्पत्ति का मार्ग थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। और सबसे पहले समुद्र में दोस्तों, सबसे पहले समुद्र में जो बना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए यह प्रोटीन से जुट करके क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। और न्यूक्लियो प्रोटीन सजीव के तरह व्यवहार करने लगे। और यही न्यूक्लियो प्रोटीन वास्तव में क्या था? वायरस था। इस तरह पृथ्वी के समुद्र में अब किसकी उत्पत्ति हो चुकी है? वायरस की उत्पत्ति हो चुकी है। यानी कि जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो कौन हुआ? वायरस हुआ। कौन हुआ दोस्तों? वायरस हुआ। क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन जुड़कर क्या बनाया? न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन ही वास्तव में क्या है? वायरस के संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वायरस के संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और वायरस के संरचना के बारे में हम जानते हैं कि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इस तरह से वायरस का निर्माण हो गया है। दिल थाम कर बैठिए अभी। वायरस, ठीक है, वायरस पूरी तरह से सजीव नहीं है। वायरस पूरी तरह से सजीव नहीं है, क्योंकि सजीव कोशिकाओं से बना होता है। सजीव किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन वायरस केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है, यह कोशिका से बना नहीं है। तो इसे हम पूरी तरह से सजीव नहीं कर सकते, पूरी तरह से सजीव नहीं कर सकते। अगला स्टेप में क्या हुआ दोस्तों? अगला स्टेप में क्या हुआ कि अगला स्टेप में समुद्र में क्या हुआ? अगला स्टेप में समुद्र में एटीपी, इसके बारे में तो हम जान चुके हैं श्वसन वाले चैप्टर में ही। एटीपी तथा एंजाइम का निर्माण हुआ। एटीपी तथा एंजाइम का निर्माण हुआ। एटीपी तथा एंजाइम का निर्माण की तरह या संश्लेषण हम लिख देते तो और ठीक रहेगा, ठीक है। एटीपी तथा एंजाइम का संश्लेषण हुआ। वायरस बनने के बाद समुद्र के जल में ही किसका संश्लेषण हुआ? एटीपी तथा एंजाइम का संश्लेषण हुआ। और आप जानते हैं कि एटीपी और एंजाइम के बिना सजीवों का निर्माण या उत्पत्ति संभव है ही नहीं, क्योंकि जो सजीव उत्पन्न होंगे उन्हें दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा चाहिए। और सजीव ऊर्जा का केवल किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? एटीपी के रूप में। और समुद्र में जब उतने चीज का निर्माण हो चुका है, डीएनए का निर्माण हो चुका है, आरएनए का निर्माण हो चुका है, प्रोटीन का निर्माण हो चुका है, वसा का निर्माण हो चुका है, इन सब चीजों का निर्माण अगर हो चुका है तो निश्चित तौर पर इनके निर्माण हुए होंगे उसके बाद। और इनके निर्माण में तो कोई प्रश्न लग नहीं सकता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने हुए। और एटीपी बनने के लिए भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड की आवश्यकता वो पहले से समुद्र में रिएक्शन के दौरान बन चुके हैं। तो वायरस अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति के बाद इस समुद्र के जल में एटीपी और एंजाइम का संश्लेषण हुआ। और एटीपी एंजाइम के संश्लेषण होने के बाद कोशिकाओं के उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन तो बन ही चुका है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन बन ही चुका है। न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों ओर विभिन्न प्रकार के झिल्ली का निर्माण हो गया। और झिल्ली बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, सेलुलोज चाहिए, ये सब पहले से समुद्र में बना हुआ है। धीरे धीरे झिल्ली का निर्माण हुआ और झिल्ली के निर्माण होते ही दोस्तों पृथ्वी पर पहला कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल की क्या हो चुकी, उत्पत्ति हो चुकी। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल जो है इस रूप में सबसे पहले पृथ्वी पर जो दिखा समुद्र के जल में, वो क्या दिखा, बैक्टीरिया दिखा। यानी वायरस के बाद इस पृथ्वी पर कौन आया, बैक्टीरिया आया। धीरे धीरे बैक्टीरिया रहने लगे समुद्र के जल में और बैक्टीरिया को अपना जीवन यापन चलाने के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, यानी बैक्टीरिया जो समुद्र के जल में सबसे पहले पैदा हुए कोशिकीय प्राणी के रूप में, यानी कि जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिला, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल वाला जीव कौन होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाला जीव कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो गई और बैक्टीरिया को अपना जीवन यापन चलाने के लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता हुई और कार्बनिक पदार्थ पहले से ही समुद्र के जल में ढेर सारे बने पड़े हैं। उन सारे कार्बनिक पदार्थों को खा पी कर पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन, यानी बैक्टीरिया जो पैदा हुआ, इसको अपना जीवन चलाने के लिए शुगर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और ये सब चीज पहले से समुद्र में क्या थे, भरे पड़े थे। इतना बैक्टीरिया पैदा हो गया समुद्र में, सब कुछ को खा पी गया, सब कुछ। यानी बैक्टीरिया पैदा होते ही समुद्र का सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया, खा लिया। बैक्टीरिया जो बना ये अपने ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए उसी कार्बनिक यौगिक जो समुद्र के जल में थे उसका फर्मेंटेशन करता गया, ऊर्जा प्राप्त करता गया। और बैक्टीरिया में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि धीरे धीरे करके सारे कार्बनिक पदार्थ जो समुद्र में थे वो एक एक करके क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद समुद्र के जल में ही बैक्टीरिया के बाद प्रकाश संश्लेषी जीव का क्या हुआ, उदय हुआ। प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ, तो बैक्टीरिया सारा ऑर्गेनिक पदार्थ को खाकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और निश्चित तौर पे उतने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे कि लाखों वर्ष बैक्टीरिया को समाप्त करने में लगा हुआ। उस लाखों वर्ष में बैक्टीरिया के भीतर इतनी ज्यादा अनुकूलन पैदा हुआ कि फिर समुद्र के जल में ही प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव का उदय हो गया। जैसे कि बैक्टीरिया में ही एक खास वर्ग के बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, है कि ना है। साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो उस तरह की बैक्टीरिया उत्पन्न हुए होंगे। अब कहिएगा कि उस तरह का बैक्टीरिया कैसे उत्पन्न हो गए, तो अनुकूलन, ठीक है ना। क्या अनुकूलन, अनुकूलन क्या है कि जब आप लंबे समय तक किसी वातावरण में रहते हैं तो उस वातावरण में रहने के लिए आप में ऐसा जेनेटिक गुण पैदा हो जाता है कि उस पर आपका कोई असर नहीं होता। आपको अभी 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर था, घर से बाहर निकल नहीं रहता था। पटना में, कश्मीर में जाइएगा -3 है, चाय पी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उस तरह का अनुकूलन पैदा हो गया कश्मीर के लोगों में कि उतने ठंड को वो बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। और आप जाइएगा, तुरंत कश्मीर जाइएगा, भाग कर चले आइएगा,
कहेगा भी बहुत ठंडा है, लेकिन उतने बड़े ठंडा को वहां के लोग आसानी से झेलने में सक्षम हो जाते। तो बैक्टीरिया लंबे समय तक समुद्र में रहा, सारा कार्बनिक पदार्थ को खा पी करके खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसमें एक ऐसा अनुकूलन पैदा हुआ कि वे प्रकाश संश्लेषण करने लगे और इस तरह से समुद्र में प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय हुआ। और प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय होने से उदय हुआ, उसके बाद पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई। ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई, क्योंकि शुरुआती में जब पृथ्वी निर्मित हुआ था तब जो ऑक्सीजन था वो तो सारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जलवाष्प बना चुका था। अब तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है ही नहीं। और जैसे ही प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय हुआ, सारा कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा खत्म करने के बाद, तो प्रकाश संश्लेषी जीव उदय होने के बाद वे वातावरण में क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। अब वातावरण में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है ही था हेल्डेन के अनुसार, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ और धीरे धीरे ये प्रकाश संश्लेषी जीव पृथ्वी के वायुमंडल में किसकी आपूर्ति करने लगे? ऑक्सीजन। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ? ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत का निर्माण हुआ दोस्तों। क्या हुआ? ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत का निर्माण हुआ। और जो ओजोन परत का निर्माण हुआ उसके बाद स्थल पर जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। अब ध्यान दीजिए, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र में हुई, क्योंकि स्थल पर संभव था ही नहीं, क्योंकि शुरुआती समय में ओजोन परत थे ही नहीं। पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी के स्थल पर आते थे और पराबैंगनी किरणों में इतनी ज्यादा क्षमता थी कि कोई भी जीव स्थल पर उत्पन्न हो ही नहीं सकते। तो शुरुआती समय में जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई, क्योंकि स्थल पर होना संभव ही नहीं था, ओजोन परत थी नहीं, इसीलिए पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आते थे। अब समुद्री जीवों पर पराबैंगनी किरणों का असर नहीं पड़ा। वो इसलिए नहीं पड़ा कि समुद्री जल जो है वो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेते हैं? सोख लेते। जल जो है वो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेते हैं? सोख लेते। तो इसीलिए जल में जो जीव उत्पन्न हुए उन पर पराबैंगनी किरणों का असर नहीं पड़ा। लेकिन स्थल पर जीवन की उत्पत्ति शुरुआत में इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्थल पर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पड़ रहे थे। तो प्रकाश संश्लेषी जीव के उत्पन्न होने से ओजोन परत जब बना, उसके बाद स्थल पर जीवों की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे दोस्तों उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल ही विकास करके क्या बना? यूकैरियोटिक बना। और आज इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट है, सभी किन कोशिकाओं से बने हुए हैं? यूकैरियोटिक से बने हुए हैं। तो इस तरह जीवन की उत्पत्ति हुई। क्लियर है बात? समझे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, चलिए एक बार फिर से आते हैं। आए फिर से? 1 मिनट। जीवन की उत्पत्ति 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एकदम शुरू से दिमाग को एकदम फ्री कर लीजिए। चलिए, हाँ, यही से न शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के आदि वातावरण में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद थे।
पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन मौजूद थे। और पृथ्वी का जो आदि वातावरण था वो किस प्रकार का था? अवकारक था। किस प्रकार का था? अवकारक था। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना, हाइड्रोजन कार्बन से अभिक्रिया करके मीथेन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया। ठीक है। और यह अभिक्रिया इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए यह सब अभिक्रिया किया। और यह सब अभिक्रिया होने के बाद भी पृथ्वी इतनी गर्म है दोस्तों, पृथ्वी इतनी गर्म है कि सब किस अवस्था में थे? गैसीय अवस्था में थे। हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया गैसीय अवस्था में मौजूद थे। उसके बाद पृथ्वी पर जो अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प था, इनके बीच आपस में अभिक्रिया शुरू हुई। इनके बीच आपस में अभिक्रिया इसलिए शुरू हुई क्योंकि पराबैंगनी किरणों के द्वारा विपुल मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण में पहुंच रहे थे। उसी ऊर्जा के बदौलत अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन जो थे वो आपस में अभिक्रिया करना शुरू किया। और इसके साथ ही पृथ्वी के वातावरण में सबसे पहले 6 कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। और इन 6 कार्बनिक यौगिक को पूर्वजीवी यौगिक कहा जाता था। इन 6 कार्बनिक यौगिकों को पूर्वजीवी कहा जाता था। अब अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प के आपस में अभिक्रिया होने से यही 6 कार्बनिक यौगिक बनेंगे, या ये 6 कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं। ये कैसे कहा जा सकता है? तो इसको साबित किया एसएल मिलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर चुके हैं कि इन 6 कार्बनिक यौगिक का निर्माण इन सब के द्वारा हो सकता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है इन्हीं सब के आपसी अभिक्रिया से इन 6 पूर्वजीवी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। इनके निर्माण के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और पृथ्वी के ठंडे होने के धीरे धीरे ठंडे होने के बाद जितने भी जलवाष्प थे वो किसमें? जल में परिवर्तित हुआ। और उसके बाद पृथ्वी पर क्या शुरू हो गई? बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश शुरू हुई कि क्या हो गया? समुद्र का निर्माण हो गया, अर्थात पृथ्वी के 70% भाग पर जल भर गया। समुद्र का निर्माण होने के कारण वो जो 6 पूर्वजीवी यौगिक थे वो कहां पहुंच गए? समुद्र में पहुंच गए। अब उन समुद्र में जो वो 6 पूर्वजीवी यौगिक है वो और भी तेजी के साथ अभिक्रिया करने लगे, क्योंकि माध्यम क्या बन चुका है? जलीय माध्यम। और जलीय माध्यम अभिक्रिया के लिए बड़े ही अनुकूल होते हैं। 6 पूर्वजीवी यौगिक समुद्र में पहुंच करके आपस में अभिक्रिया किए और आपस में अभिक्रिया करके स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का निर्माण हो गया। समुद्र में 6 पूर्वजीवी यौगिकों के आपस में अभिक्रिया करने से जो स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब जो बना, ये अब कोशिका बनाने के लिए पर्याप्त है। अब दोस्तों धीरे उसके बाद सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। और न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में समुद्र के जल में ही सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? वायरस की। हालांकि वायरस सजीव है कि निर्जीव, इस पर मतभेद है वैज्ञानिकों के बीच। इसमें दोनों प्रकार के गुण है। न्यूक्लिक प्रोटीन बन जाने के बाद समुद्र जल में एटीपी और एंजाइम का संश्लेषण हुआ। और एटीपी एंजाइम का संश्लेषण होने के बाद न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों ओर झिल्ली का निर्माण हुआ, जिससे किस कोशिका की उत्पत्ति हुई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में पहली बार जीवन की जिसकी उत्पत्ति हुई, कौन? यानी कि जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो पहला कोशिकीय जीव है वो कौन है? बैक्टीरिया है। वो कौन है दोस्तों? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया उत्पन्न हुए और बैक्टीरिया अपने भोजन के रूप में समुद्र में जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और एक एक करके सारे कार्बनिक यौगिक बैक्टीरिया ने समाप्त कर दिया। जब बैक्टीरिया ने एक एक करके सारे समुद्र के कार्बनिक यौगिकों को समाप्त कर दिया भोजन के रूप में, तो उसके बाद बैक्टीरिया में एक तरह का अनुकूलन पैदा हुआ। और उसके साथ ही प्रकाश संश्लेषी जीव, शायद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई होगी। और उसके बाद जैसे ही प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय हुआ समुद्र में ही, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो गई। क्योंकि शुरुआती जो ऑक्सीजन था वो तो सारा हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके जलवाष्प में परिवर्तित हो चुके थे।
से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होते ही ओजोन परत का निर्माण हुआ, और ओजोन परत के निर्माण होने के साथ ही स्थल पर जीवों की उत्पत्ति का मार्ग शुरू हुआ। शुरुआत में जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुआ, क्योंकि स्थल पर होना संभव था ही नहीं, क्योंकि ओजोन परत से डायरेक्ट ओजोन परत न रहने के कारण पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आ रहे थे, पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आ रहे थे। तो इस तरह से जब प्रकाश संश्लेषी जीव का उदय हुआ तो ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हुई, और फिर ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत के निर्माण के साथ प्रोकैरियोटिक सेल फिर आगे विकास करके यूकैरियोटिक सेल का निर्माण किया। यूकैरियोटिक आपस में विक्रिया कर, यूकैरियोटिक से ही एनिमल और प्लांट बने हुए। इस तरह जीवन की उत्पत्ति हो गई। कोई दिक्कत है? आराम से समझे कि नहीं? 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट में हम आपको बता रहे हैं जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई। सबसे पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये था। उसके बाद मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प। मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प के बाद 6 पूर्वजीवी यौगिक। 6 पूर्वजीवी यौगिक ही बनेगा, इसको साबित किया SL। उसके बाद बारिश शुरू, समुद्र का निर्माण। समुद्र का निर्माण होने से 6 पूर्वजीवी यौगिक समुद्र में चले गए। समुद्र में जाकर 6 पूर्वजीवी आपस में अभिक्रिया करके प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन बनाया। उसके बाद वायरस की उत्पत्ति। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में बैक्टीरिया की उत्पत्ति। बैक्टीरिया सब कुछ खा पी करके समाप्त किया, तब प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति। प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति से ओजोन परत का स्थल पर जीवों की उत्पत्ति का मार्ग क्लियर हुआ, और उसके बाद स्थल पर जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना, और यूकैरियोटिक से ही सारे जंतु और पौधे बने। एकदम इजी तरीके से, है कि ना है? सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बहुत अभिक्रियाशील, इसीलिए अभिक्रिया करके बनाया मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प। मेथेन, अमोनिया, जलवाष्प बना, जो आपस में अभिक्रिया करके 6 पूर्वजीवी यौगिक। उसके बाद पृथ्वी ठंडा, जलवाष्प, पानी बना, बारिश शुरू। इतनी बारिश की 70% पर जल, अर्थात समुद्र का निर्माण होने 6 पूर्वजीवी यौगिक समुद्र में गए और आपस में अभिक्रिया करके शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, DNA, RNA सबका निर्माण किए। उसके बाद वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद प्रकाश संश्लेषी जीव, और उसके बाद जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों, वो आज भी नितांत रूप से जारी। क्लियर हुआ? एक बार नजर दोहराइए तो। कहिए ऑनलाइन वाले सब जीवन की उत्पत्ति समझे कि नहीं?
चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, जीवन का उत्पत्ति समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये था जीवन के उत्पत्ति का मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो ऑपरेन हेल्डेन के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जीवन का उत्पत्ति समझ गए। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारा क्लियर है। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अब क्या समझना है? इवोल्यूशन ऑफ, और इवोल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं क्या? क्रम विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विकास। अब ध्यान दीजिए कि जीवन की उत्पत्ति तो हो गई, और सबसे पहले कोशिकीय प्राणी के रूप में जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके नए 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 जातियों की उत्पत्ति होती गई, और वो आज भी हो रही है। तो अब जीवन के उत्पत्ति के बाद हमें क्रम विकास को समझना है, इवोल्यूशन को समझना है। ये इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन है क्या? तो आइए इवोल्यूशन को पहले परिभाषा के रूप में समझते हैं। परिवर्तनों की लगातार एवं धीमी प्रक्रिया, परिवर्तन की लगातार एवं धीमी प्रक्रिया जिससे नए लक्षण, जिससे नए लक्षण तथा विभिन्नता की उत्पत्ति होती है, और फिर ये नए लक्षण और विभिन्नता जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, और धीरे धीरे करोड़ों पीढ़ी के बाद इतनी विभिन्नता जमा हो जाती है कि जिससे क्या होते हैं? नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो परिवर्तन की लगातार एवं धीमी प्रक्रिया, परिवर्तन की लगातार एवं धीमी प्रक्रिया जिससे नए लक्षण तथा विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है और फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है, इसे ही क्या कहते हैं? क्रम विकास कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्रम विकास कहते हैं। यानी क्रम विकास सीधा मतलब है कि एक पेरेंट से जो संतान उत्पन्न होते हैं, वो संतान में कुछ क्या होती है? विभिन्नता होती है। फिर उसके संतान में वो विभिन्नता और ज्यादा होती है, फिर उसके संतान में और ज्यादा होगा, और धीरे धीरे ये विभिन्नता बढ़ते जाएगा, और करोड़ों पीढ़ी के बाद इतनी विभिन्नताएं समाहित होगी कि लगेगा कि एक नई जाति के रूप में वो उत्पन्न हो चुके हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्रम विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि इवोल्यूशन का सीधा मानना है कि नई जाति का विकास, इवोल्यूशन का सीधा मानना है कि नई जाति का विकास पृथ्वी पर, नई जाति का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद सजीव की जातियों से हुआ है। पहले से मौजूद सजीव की जातियों से ही इस पृथ्वी पर नई जाति का विकास हुआ है, और इसी को कहा जाता है क्या? इवोल्यूशन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है क्या दोस्तों? इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इवोल्यूशन का मतलब यही है दोस्तों कि नई जाति का जो विकास है वह पहले से मौजूद सजीव के जातियों से हुआ है। इसको आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि इस पृथ्वी पर पहले बंदर आए, और बंदर में धीरे धीरे इन्हीं से किसका विकास हुआ? यानी कि बंदर से मानव का विकास होना ही वास्तव में क्या है? इवोल्यूशन है। यानी कि क्या है दोस्तों? क्रम विकास है। क्या है दोस्तों? क्रम विकास है। तो क्रम विकास क्या है समझ गए ना? तो क्रम विकास ये कहता है कि आज जो जितने सजीवों की जातियां आप देख रहे हैं वो एकाएक पृथ्वी पर विकसित नहीं हुए हैं, वो एक एक करके विकसित हुए हैं। और पृथ्वी पर इतने सारे सजीवों की जातियां एक एक करके कैसे विकसित हुए हैं? तो पहले से मौजूद सजीवों की जातियां, पहले से मौजूद सजीवों के जातियों से ही नई जाति का विकास हुआ है, और पहले से मौजूद सजीवों के जातियों से नई जाति के
विकास होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज जरूरी है? तो सबसे पहले चीज जरूरी है क्या? विभिन्नता। दूसरा चीज जरूरी है क्या? अनुकूलन। दूसरा क्या जरूरी है? अनुकूलन। और तीसरा जरूरी है प्राकृतिक चयन। तीसरा क्या जरूरी है? प्राकृतिक चयन, जिसमें हम विभिन्नता के बारे में तो पढ़ चुके हैं ना, वेरिएशन क्या है, लेकिन अनुकूलन और प्राकृतिक चयन के बारे में नहीं पढ़े हैं। अनुकूलन सजीवों का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह अपने पर्यावरण में रहने में सक्षम हो पाते। जैसे पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में रह सकता है, मुसल्लपुर हाट में नहीं रह सकता है, क्योंकि पेंगुइन पक्षी में केवल अंटार्कटिका में रहने के लिए ही अनुकूलन प्राप्त है। तो अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन सजीवों का एक ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण वह अपने वातावरण में रहने के योग्य बन पाते हैं। तो इवोल्यूशन कहता है कि नई जाति का विकास, क्रम विकास, यह बतलाता है कि इस पृथ्वी पर नई जाति का विकास पहले से मौजूद जातियों के द्वारा हुआ है, और पहले से मौजूद सजीव की जातियों से नई जातियों का विकास होने में थोड़ा समय नहीं लगता, बल्कि करोड़ों वर्ष लग सकते, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। और पहले से मौजूद जातियों से नई जाति के विकास होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी तो फिर नई जाति का विकास नहीं होगा। और विभिन्नता के अतिरिक्त एक जाति से दूसरे जाति के विकास होने के लिए जो जरूरी चीज है वो है अनुकूलन, और तीसरा है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन मतलब योग्य जीवित रहेगा और अयोग्य मारा जाएगा। सांप अगर मानव के घर में घुसेगा तो सांप मारा जाएगा, और मानव अगर जंगल में घुसेगा तो मानव मारा जाएगा। यही क्या है? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन कहता है कि योग्य जीवित रहेगा, अयोग्य मारा जाएगा। तो एक जाति से ही नई जाति का विकास होना क्या कहलाता है? क्रम विकास। और क्रम विकास या एक जाति से दूसरे जाति के विकास होने के लिए सबसे जरूरी चीज विभिन्नता। अब विभिन्नता के अतिरिक्त क्या क्या जरूरी है? अनुकूलन और प्राकृतिक चयन। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि क्रम विकास, आप समझ गए कि क्रम विकास है, लेकिन क्रम विकास को हम साबित कैसे करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि एक जाति से ही दूसरा जाति का विकास हुआ है? ये कैसे साबित करेंगे? तो पूरी तरह से साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य, ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं। न तो जीवन के उत्पत्ति को साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, और न ही क्रम विकास को ही साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है। बात को समझ गए ना? ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो 100% क्लियर कर सके कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद क्रम विकास कैसे हुआ। तो क्रम विकास को भी साबित करने के लिए हमारे पास या वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस साक्ष्य अब तक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रम विकास हुआ है, मतलब एक ही जाति से दूसरे जाति की उत्पत्ति हुई है। आखिर वे कौन कौन से प्रमाण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रम विकास हुआ है? तो इन प्रमाणों का जिक्र अगले क्लास में करेंगे। क्लियर है? अगला क्लास का टॉपिक है क्रम विकास के प्रमाण, वहां से चालू करेंगे। और ये संडे क्लास लेकर बायोलॉजी को समाप्त करेंगे बहुत जल्द। बहुत प्रेशर आ गया है बायोलॉजी समाप्त करने का।
उसको टंगवा रहे वहाँ बैनर या कोई चीज मरवाइए उसको। अब तरीके केमिस्ट्री कब शुरू होगा? केमिस्ट्री बस बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री ही चालू करेंगे दोस्तों।